Bismillahirrahmanirrahim. Students, today it is our second lesson on chapter 10, General Science 10th class. Yesterday, we discussed the role of science and technology, about lasers, the things were discussed, lasers applications in different fields, and optical fiber application was discussed, about radar, the things we discussed and its applications, different types of radiations in the case of radioactivity. These things we discussed yesterday. Today we are going to start from isotopes. Isotopes, iso का मतलब बेटे होता है सेम, टोप्स का मतलब है प्लेस. आइसोटोप्स को ये जो नाम दिया गया, सोडे ने ये नाम दिया था, तो ये इस बेस पे नाम दिया कि ये आइसोटोप्स जो हैं ये एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर इनके डिफरेंट होते हैं. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है. इनमें जो डिफरेंस होता है बेटे वो न्यूट्रॉन्स की तादाद में होता है. तो जैसा मैंने बताया कि इसको सोडे ने आइसोटोप का नाम क्यों दिया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी आइसोटोप्स हैं दे ऑक्यूपाई द सेम प्लेस. एग्जाम्पल आपको दी गई है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37. ये दोनों एटम क्लोरीन के ही हैं, एक का मास नंबर 35 है और दूसरे का 37 है. सो बोथ आर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. उसके बाद आपको रेडियो आइसोटोप्स का बताया गया और उनके यूजेस जो है हम डिस्कस करेंगे. रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं बेटे? ये रेडियो आइसोटोप्स जो हैं ये अनस्टेबल होते हैं इन नेचर. ऑर्डिनरी स्टेट में ये अनस्टेबल होते हैं और ये रेडिएशंस एमिट करके स्टेबल फॉर्म में आते हैं. तो डिफाइन किया कि आइसोटोप्स जिनमें रेडियो एक्टिव नेचर पाई जाती हो. रेडियो एक्टिव नेचर मीन रेडिएशंस एमिट करने की सलाहियत पाई जाती हो तो उनको रेडियो आइसोटोप्स कहा जाता है. तो मैंने बताया कि ये ऑर्डिनरी स्टेट में क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में है, और जब ये रेडिएशंस एमिट करते हैं तो स्टेबिलिटी अचीव करते हैं. इसी वजह से ये रेडिएशंस एमिट करते हैं. अब इन आइसोटोप्स के एडवांटेजेस क्या हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, इनके एडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे. जैसे इंडस्ट्री के अंदर साइंटिफिक रिसर्च है, मेडिसिन है, एंड डिफरेंट फील्ड्स में हम इन आइसोटोप्स को यूज करते हैं. नंबर 1, इन इंडस्ट्रीज रेडियो आइसोटोप्स का यूज होता है ट्रेस सेल्स के तौर पे. ट्रेस सेल्स का मतलब क्या है? ट्रेस करना, खोज लगाना जिसे कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस है तो उसको देखना कि वो कैसे हो रहा है. कोई भी केमिकल है वो किसी रिएक्शन में यूज हो रहा है तो किन स्टेप्स में से पास हो रहा है, उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं. तो बताया कि ये यूज होते हैं टू चेक द फ्लो ऑफ लिक्विड इन केमिकल प्लांट्स. केमिकल प्लांट्स मीन वो प्लांट्स जिनमें हम केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं. उनमें केमिकल्स के फ्लो को हम चेक करते हैं कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में वो कैसे पार्ट प्ले कर रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस है जो ज्यादा रिएक्शन कर रहा है, कौन सा थोड़ा कर रहा है. तो उनकी कंट्रीब्यूशन हम स्टडी करते हैं, इसलिए इनको ट्रेसेस का नाम दिया. इवन ट्रेसेस के अंदर मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता हूँ, मसलन आयोडीन है. अब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करती है. अगर हम थायराइड ग्लैंड की वर्किंग को चेक करना चाहते हैं तो हम रेडियोएक्टिव जो आयोडीन है, आयोडाइड सॉल्ट यूज करेंगे जिसमें रेडियो आइसोटोप होगा आयोडीन का. तो जब ये आयोडीन थायराइड ग्लैंड में से पास होती है तो उसकी वर्किंग का पता चलता है, क्योंकि आयोडीन वहाँ पे जो है थायराइड ग्लैंड ने यूज करनी होती है. तो हमें पता चलेगा ये आयोडीन की क्या डेपोजिशन हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है. तो थायराइड ग्लैंड की वर्किंग को हम ट्रेस कर सकते हैं. एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, दूसरी बात, किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी टू ऑब्जॉर्ब गामा रेज
It has been adopted to keep automatic control of thickness of paper. हम पेपर बना रहे हों तो प्लास्टिक शीट्स बना रहे होते हैं या मेटल के शीट्स बना रहे होते हैं, तो अब डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट्स में गामा रेज को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो प्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर जब ये शीट्स बन रही होती हैं तो हम इन शीट्स की थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कंप्यूटराइज कंट्रोल होगा ये कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो ऑब्जॉर्व हो रही हैं उन अमाउंट्स से ही हम इनकी थिकनेस को कंट्रोल करेंगे कि एक जैसी अमाउंट जो है वो ऑब्जॉर्व हो रही है, अगर वेरिएशन आ रही है तो हम थिकनेस को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। उस तरह से सेम थिकनेस की शीट्स हासिल होती हैं। थर्ड पॉइंट, बिसाइड रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं क्रैक्स को या लीकेजेस जो हैं अंडरग्राउंड पाइप्स में। बताया कि बिसाइड्स दिस, इसके अलावा जो रेडियो आइसोटोप्स हैं अंडरग्राउंड पाइप्स जिनमें कि हमारा ऑयल जा रहा है या पानी जा रहा है, तो उन पाइप्स में अगर कोई लीकेज वगैरह है तो हम क्या करते हैं, उस पानी के अंदर या ऑयल के अंदर जो कि पाइप्स के अंदर जो लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है या गैस है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर हम रेडियो आइसोटोप्स जो है वो मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हमें डिगिंग की जरूरत नहीं होती, पाइप अंडरग्राउंड जा रहा है, हम जस्ट रेडिएशन डिटेक्टर जो है उसके ऊपर मूव करते हैं और रेडिएशन डिटेक्ट होने से पता चलता है कि वहां पे पाइप्स में क्रैक्स हैं या फ्लॉज हैं, कहीं लीकेजेस वगैरह हैं, तो कोई भी जो फॉल्ट हो अंदर वो पता चल जाता है। फोर्थ पॉइंट, रेडियो आइसोटोप्स यूज हो रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च में केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए ऑन वाइड स्केल। केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको स्टडी करने के लिए, मतलब फास्फोर 32 और सल्फर 35 जो है ये यूज हो रहा है लिविंग सिस्टम में मेटाबॉलिक पाथ को जो है वो ट्रेस करने के लिए। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथ जो हैं उनको ट्रेस करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक पाथ जो हैं उनका मैंने बताया कि फास्फोर 32 या सल्फर 35। सल्फर बेटे स्पेलिंग यहाँ पे देख लेना, SULPHUR होते हैं, इसमें कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं बुक में तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ये सल्फर के स्पेलिंग क्या होते हैं, SULPHUR, यहाँ पे ई लिखा है गलत लिखा है। तो ये आइसोटोप्स जो हैं इनका बताया लिविंग सिस्टम्स में किस लिए, मेटाबॉलिक पाथवेज को ट्रेस करने। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, ये बेटे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि सेल्स में हो रहे होते हैं, ये हैं जो मेटाबॉलिक पाथवेज कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट, गैमा रेज का बताया कि यूज होती हैं टू डिटेक्ट द फ्लॉज एंड क्रैक्स ऑफ मेटल पार्ट्स। मेटल्स की बनी हुई जो चीजें हैं उनके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, फ्लॉज के होते हैं फॉल्ट्स, खराबियां कोई, या क्रैक्स हैं, कोई दरारें वगैरह हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, यानी मालूम करने के लिए गैमा रेज यूज होती हैं। 6 पॉइंट में बताया कि गैमा रेज से एम्प्लॉयड यूज होती हैं टू प्रिजर्व फूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ज्यादा अरसा तक खुराक को महफूज रखने के लिए गैमा रेज को यूज करते हैं। तो बताया कि अगर हम रेज पास करते हैं ना फूड स्टॉक में से, अपनी जो खुराक तैयारशुदा होती है उसमें से, तो बैक्टीरिया इन इट गेट किल्ड, उसके अंदर जो खुराक में बैक्टीरिया वगैरह हों वो मर जाते हैं। अब वो खुराक जो बैक्टीरिया फ्री होती है, जिसमें बैक्टीरिया नहीं होते, इट डज नॉट गो बैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसको आप टाइट कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट जिसमें हवा आ जा ना सके, एयर टाइट कंटेनर्स में इसको आप स्टोर कर दें तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जो है ये महफूज रहती है, खराब नहीं होती। लेकिन एक बताया कि इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है। अगर खुराक के अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं रेडिएशन की वजह से तो ये बहुत ही डेंजरस होती हैं। ऐसी जो ट्रीटमेंट है इस पर्पस के लिए इंटेंसिव केयर जो है वो ज़रूरी होती है, इसके लिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है
क्योंकि रेडिएशंस जो है ये म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस काज करते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो खुराक के अंदर पैदा हो सकते हैं, तो वो खुराक फिर नुकसानदेह होगी। इसलिए इनका जो यूज है रेडिएशंस का बड़ी केयर के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशंस बताया अगेंस्ट द रेडिएशंस। बताया कि सेल्स ऑफ द बॉडी जो है दे अंडरगो डेंजरस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, किस वजह से? रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से। व्हेन बॉडी इज एक्सपोज टू रेडिएशंस, यानी बॉडी के ऊपर जब रेडिएशंस जो हैं वो थ्रो की जाती हैं, तो ये कुछ ऐसी चेंजेस हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हैं बॉडी में ये होती हैं। एक्सटेंट, नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ डैमेज जो है डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ रेडिएशंस, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सपोज टू रेडिएशन एंड ड्यूरेशन और डोज ऑफ रेडिएशन। यानी एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कि किस हद तक नुकसान पहुंचेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रेडिएशन पे, क्या अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं, गामा रेज हैं, कौन सी रेडिएशन यूज कर रहे हैं, एक्स रेज यूज कर रहे हैं, या दूसरी बात क्या आप बॉडी का कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट पार्ट तो नहीं यूज कर रहे, कुछ ज्यादा सेंसिटिव पार्ट यूज कर रहे हैं। और तीसरी बात ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपने बॉडी पार्ट को एक्सपोज किया रेडिएशंस के लिए, ये रेडिएशंस कितने टाइम के लिए थ्रो की हैं, या डोज जिसको हम कह सकते हैं कि रेडिएशन की कितनी डोज दी आपने, तो उसी कदर जो है वो डैमेज ज्यादा हो। नंबर 2, रेडियोएक्टिव सोर्सेज जो हैं दे शुड बी स्टोर्ड केयरफुली। जो भी आपका रेडियोएक्टिव सोर्स है जिसके अंदर आपने रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा हुआ है उसको एहतियात से स्टोर करना चाहिए, और उसके ऊपर टैग लगाना चाहिए, आर का, आर फॉर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, ये टैग लगा होना चाहिए, ये पता हो कि यहाँ पे रेडियोएक्टिव सोर्स पड़ा हुआ, ताकि उसे दूर रहा जा सके। लेबोरेटरी वॉल्स या फ्लोर है, बेंचेस हैं, दे शुड बी हार्ड ग्लास पेंटेड। हार्ड ग्लास पेंटेड मतलब ये एनामल पेंटिंग होती है जो कि ग्लासी लुक देते हैं, ग्लासी क्या, शाइनिंग, शाइनिंग लुक देती है जब खुश्क हो जाए, तो हार्ड ग्लास पेंटिंग जो है करनी चाहिए लेबोरेटरी की वॉल्स की भी, फ्लोर की भी, और बेंचेस वगैरह भी उसके अंदर जो यूज हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट के लैब शुड बी कैपेबल टू बी वॉश थॉरोली। लैब ऐसी होनी चाहिए कि उसको सारी को आप अच्छी तरह से धो सकें, वॉश कर सकें डेली, सो दैट एनी क्रैक ऑन द बेंच, कि बेंच के ऊपर कोई दरार सी बनी हुई थी, या फ्लोर वॉल जॉइंट्स, ये एजेस जो होते हैं दीवारों के, और जहाँ दीवारें और फर्श आपस में मिलते हैं तो वो जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, दे शुड बी फ्री ऑफ रेडिएशंस। कैसे? कि हम अच्छी तरह से वॉश कर दें ताकि कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल वहां ना रह सके जो रेडिएशंस प्रोड्यूस कर सके। फिफ्थ पॉइंट, क्लोथिंग फॉर द लैब एंड आउटडोर दे शुड बी केप्ट सेपरेट। लैब के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, लैब में काम कपड़े इस्तेमाल के उनके अलहदा होने चाहिए, और जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। ग्लव्स यूज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपने हैंड्स को यूज करना है उसी मटेरियल को हैंडल करने में तो ग्लव्स यूज करें, बगैर ग्लव्स के किसी चीज को टच ना करें। उसके बाद में एक्सरेज। एक्सरे जो है बताया कि एक मोनोमेंटल डिस्कवरी है मैनकाइंड की, मोनोमेंटल एक बड़ी यादगार सी है। तो ये डिस्कवर कैसे होती है? एक्सीडेंटली हुई थी। इसकी डिस्कवरी का मैं बता दूं कि साइंटिस्ट जो है रॉन्टगन, रॉन्टगन ने 1895 में इसको डिस्कवर किया था, और एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। एक्सीडेंटली कैसे कि वो एक्चुअली ही वाज नॉट गोइंग टू डिस्कवर एक्सरेज, ही वाज स्टडीइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का इफेक्ट जो है वो ग्लास के ऊपर देखना चाहता था कि क्या होता है, इसमें से पास हो जाती है, ये क्या इफेक्ट होता है। तो उसको न्यू रेज जो है वो मिली जिनका नाम उसने एक्स रेज रखा। तो नाम से क्या शो किया गया? एक्सीडेंटल रेज। बताया कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है दे इम्पिंज ऑन मेटल सरफेस, इम्पिंज मीन पड़ते हैं, टकराते हैं मेटल सरफेस को, तो वेरी पावरफुल रेडिएशन एमिट होती हैं। ये रेडिएशन जो है इनको एक्स रेज कहा जाता है। ये आगे नेक्स्ट पेज पे देखें तो शो किए हैं। यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो फिलामेंट है इससे ये कैथोड है, कैथोड का ये फिलामेंट जो है इससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये डॉट से शो किए, ब्लू डॉट से, और ये आगे टंगस्टन डिस्क शो की हुई है। जब टंगस्टन डिस्क जो है इसको एनोड बनाया हुआ है, ये एनोड जो है, एनोड के नीचे अगर आप देखें तो ये टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन डिस्क है।
इस टंगस्टन डिस्क के ऊपर जब ये रेज पड़ रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे हैं, तो यहां से ये रेज प्रोड्यूस हो रही, दीज आर एक्स रेज। एक्स रे प्रोडक्शन दिखाई हुई है। एक्स रेज बताया कि हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के होते हैं एनर्जी पैकेट्स, लाइट एनर्जी के पैकेट्स हैं, विच आर लिबरेटेड फ्रॉम द मेटल, कि मेटल से वो लिबरेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, किस वजह से, ड्यू टू कोलिजन, टकराने की वजह से। किसका टकराना? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का। ये देखें, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस टंगस्टन डिस्क को टकरा रहे हैं, उनके टकराने से ये एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। मटेरियल्स विच कंटेन ओनली लाइट एटम्स, वो चीजें, वो मटेरियल हमारे जिनमें छोटे एटम होते हैं, वो इन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं करते, एक्स रेज को अब्जॉर्ब नहीं करते। मसलन ये लिविंग थिंग्स जो हैं, मोस्ट जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें से इजीली ये पास हो जाती हैं, लेकिन ये बोन्स में से पास नहीं होती। ठीक है, बॉडी के ऊपर, बॉडी को जब एक्सपोज किया जाता है तो हड्डियों में से ये नहीं गुजर सकती, हड्डियों में ये अब्जॉर्ब होती हैं और जो गोश्त वगैरह उसमें से गुजर जाती हैं, बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं बॉडी की उसमें से गुजर जाती हैं। अब बोन्स में से क्यों नहीं पास हो सकती? क्योंकि बोन्स में हैवियर एटम्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह जो है हैवियर एटम्स होते हैं, इस वजह से। तो कहा कि दिस मींस कि एक्स रेज कैन बी यूज्ड टू फाइंड डिफेक्ट्स इन बोन्स एंड टीथ इनसाइड द बॉडी विदाउट सर्जरी। बगैर सर्जरी के, बगैर ऑपरेशन किए हम बता सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं कि हड्डियों के अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं, दांतों के अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं, एक्स रेज को जस्ट यूज करते हुए। तो ये थोड़ा सा एक यूज जो है एक्स रेज का वो बताया, उनकी प्रॉपर्टी के साथ रिलेट किया। अब प्रॉपर्टीज आ रही हैं इनकी। नंबर 1, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी रास्ता चेंज नहीं करती, ये नहीं मुड़ेंगी, फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा इनके ऊपर। नंबर 2, दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। पेनिट्रेट करता किसी चीज में से गुजर जाना। Their penetration power depends on the density of the objects with which they strike. जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये स्ट्राइक कर रही हैं उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हायर द डेंसिटी लेस द पेनिट्रेशन, इन जिस कदर डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी इनकी पेनिट्रेशन उसी कदर कम होती जाती है। कंपेयर टू लाइट, ये जो रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, लाइट की निस्बत ये शॉर्ट वेवलेंथ की है, और जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होती है फ्रिक्वेंसी उतनी ज्यादा होती है और एनर्जी उसी कदर ज्यादा होती है। एक तो पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी, दूसरा एनर्जी भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट बताया कि ये अफेक्ट करती है फोटोग्राफिक प्लेट को मोर देन द लाइट रेज। लाइट रेज की निस्बत ये फोटोग्राफिक प्लेट को ज्यादा अफेक्ट करती है। उसके बाद यूजेस हैं एक्सरेज के। एक्सरे टेक्नोलॉजी का बताया कि लेट्स डॉक्टर्स टू सी द डेप्थ ऑफ ह्यूमन टिश्यू, कि ह्यूमन टिश्यू जो है उसकी डेप्थ को मालूम किया जा सकता है कि कितनी डेप्थ है, कितनी थिकनेस है टिश्यू की। फॉर एग्जांपल कहीं कोई कैंसर स्पॉट है, ट्यूमर वगैरह है, तो उसकी थिकनेस को मालूम किया जा सकता है कि उसका साइज क्या है। उसके बाद टू एग्जामिन ब्रोकन बोन्स, तो हड्डी टूटी हुई है उसको देखा जा सकता है कि वो कहाँ से टूटी है और कितनी टूटी है। फिर केविटीज, बोन्स के अंदर कोई केविटीज वगैरह है, बॉडी के अंदर कहीं केविटीज हैं। केविटीज क्या होती हैं? खला, खला से वो खाली जगह अंदर है, स्पेस है। और एंड टू ट्रेस स्वैलोड ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट खुराक के साथ कोई चीज खाएगी है तो क्या चीज खाएगी और वो कहाँ पे है उसको ट्रेस किया जा सकता है। सेकंड बताया कि भाई लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन एक्सेस, फिजिशियंस जो हैं वो डिजीजेस को लोकेट कर सकते हैं सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, जैसे लंग्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं। ऐसे सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर डिफरेंट डिजीजेस को लोकेट किया जा सकता है। डॉक्टर्स बीमारियों को मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पे डिजीज जो है उसका इफेक्ट है। थर्ड यूज है इनका इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, बताया कि वन अ माइन्यूट फ्लॉ इन हैवी मेटालिक इक्विपमेंट्स व्हिच इज डिटेक्टेड। आपके भारी मशीनरी है उसके अंदर बहुत ही बारीक सा भी अगर कोई फॉल्ट है, कोई क्रैक वगैरह है, तो उसको मालूम किया जा सकता है एक्सेस स्कैनर के जरिए। और कितनी देर में? इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आंख झपकने की देर में। इतना स्पीडी प्रोसेस है। एक्सेस स्कैनर्स का यूज बताया है एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी।
एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। अब क्या वहाँ पे स्कैनर क्या करेगा कि किसी बंदे के पास अगर कोई असला वगैरह है तो उसका पता चल जाएगा। उसके बाद ये प्रिकॉशन एक बताइए कि चूंकि ये हार्मफुल है बॉडी सेल्स के लिए, लिहाजा ये केयरफुली अप्लाई करनी चाहिए बॉडी के ऊपर, और जब जरूरत हो उस वक्त बिला वजह एक्सपेरिमेंट नहीं करते रहना चाहिए बॉडी के ऊपर। उसके बाद बैठे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है ये वो साउंड होती है जिसको हम नहीं सुन सकते, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी जो ऑडिबल रेंज है उससे ज्यादा होती है। हमारी ऑडिबल रेंज है बेटे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और ये जो साउंड्स हैं अल्ट्रासाउंड्स, ये वो हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज लिखा है, किलो हर्ट्ज में 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो ऐसी साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो उन्हें अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। और बेटे मैं दूसरी भी बता दूं कि साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से थोड़ी होती है उनको इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। इंफ्रासोनिक्स जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो 20 हर्ट्ज बता रहा हूँ, ये क्या है 20 किलो हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज है ये। तो जिनकी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रिक्वेंसी है उनको अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड, और जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। हम दोनों किस्म की जो साउंड्स उनको नहीं सुन सकते। हमारी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। यूजुअली बताया कि 2 डायमेंशनल इमेजेस जो है ना वो अल्ट्रासाउंड के जरिए हासिल किए जाते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। ये ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल हैं और हमें इमेजेस जो मिलते हैं वो 2 डायमेंशनल मिलते हैं। तो रिसेंटली जो है कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स की गई हैं ये अल्ट्रासाउंड मशीन्स के अंदर कि वो जो 2 डायमेंशनल इमेजेस हासिल होते हैं ना, हम उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए 3 डायमेंशनल इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अल्ट्रासाउंड से ये हमें अल्ट्रासाउंड मशीन से तो 2 डायमेंशनल इमेज मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए उसको हम 3 डायमेंशनल इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताया कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट करता है ना अल्ट्रासाउंड को, तो चेंज अक्कर करती है रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेंसी में। जो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली है ना साउंड, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। तो जब प्रोब जो है वो नियर टू द बॉडी मूव करेगा, प्रोब क्या होगा, ये आपका जो साउंड अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है और डिटेक्ट करने वाला सोर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑब्जेक्ट जो है, इसको प्रोब कहा। जब आप इसको बॉडी के करीब मूव करेंगे तो फ्रिक्वेंसी राइज हो जाएगी, और जब आप इस प्रोब को बॉडी से अवे मूव करेंगे तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब होता क्या है कि बॉडी जब मूव कर रही हो तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो डिस्टेंसेस होंगे वो हमारे प्रोब से मुसलसल चेंज होंगे। तो हाउ मच फ्रिक्वेंसी इज चेंज्ड, कि फ्रिक्वेंसी किस कदर चेंज होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, अपॉन फास्ट और स्लो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कि वो बॉडी जो सामने मूव कर रहा है उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, वो कितना स्लो मूव कर रहा है या कितना फास्ट मूव कर रहा है। अकॉर्डिंगली फ्रिक्वेंसी चेंज होगी रिफ्लेक्टेड साउंड अल्ट्रासाउंड की, और हम इमेजेस जो है उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं 3 डायमेंशनल इमेजेस को। अल्ट्रासाउंड ऑफ एनी बॉडी बताया कि इसको हम आप जो है वो एक्स रे से ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, एक्स रेज की निस्बत तेजी से कर सकते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड का एडवांटेज बताया जा रहा है एक्स रेज के ऊपर। बगैर रेडिएशंस को यूज करते हुए, जिसमें रेडिएशन यूज नहीं होती, तो आप बॉडी की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बगैर रेडिएशन के डेंजर्स हैं, खतरात हैं, तो यहाँ पे रेडिएशन यूज ही नहीं हो रही, तो इसका फायदा हुआ। पता है कि विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चर जो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है या कोई भी डिफेक्ट है उनके अंदर, उसको आप इजीली जज कर सकते हैं बगैर सर्जरी के। ठीक है, बगैर ऑपरेशन किए अंदरूनी किसी भी ऑर्गन का जो है वो कोई डिफेक्ट है तो उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डिफेक्ट को जज कर सकते हैं बगैर ऑपरेशन के। और रेडिएशंस का भी जो नुकसान था वो भी नहीं होगा, क्योंकि इससे तो रेडिएशंस भी नहीं जा रही। तो इंपॉर्टेंस अल्ट्रासाउंड की जो है मेडिकल डायग्नोसिस सेक्शन में, यानी तशखीसी सेक्शन में, मेडिकल फील्ड में जो तशखीस का सिस्टम है, इसमें अल्ट्रासाउंड को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है इवन के एक्सेस के ऊपर। अब इसके यूजेस बताया गया है।
स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं कि किडनीज के अंदर ब्लड जो है वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट बताया कि किडनीज में पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर जो है इनके अंदर स्टोन्स की प्रेजेंस को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, किडनीज हो, पैंक्रियास है या गॉल ब्लैडर है, इनमें अगर स्टोन्स हैं, पथरी है, तो वो मालूम हो सकती है। जॉन्डिस के अंदर जो कि लिवर की कंडीशन होती है और आर्टरीज जो है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जॉन्डिस की सूरत में लिवर की कंडीशन और आर्टरीज की जो कंडीशन है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जॉन्डिस के यरकान को कहते हैं, लिवर का डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट बताया फोर्थ पॉइंट में कि इंटरनल हार्ट स्ट्रक्चर और जो इरेगुलरिटीज हैं ब्लड सर्कुलेशन में उनको आप स्टडी कर सकते हैं इसके जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए। इरेगुलरिटीज ब्लड सर्कुलेशन में कैसे कि कहीं ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं नैरो हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं कहीं से, तो ब्लॉकेज वगैरह का या नैरोड वेसल्स जो हैं तो उनका पता चल सकता है। ट्यूमर बॉडी में जो है या कैंसर किसी भी ऑर्गन में हो तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि किस हिस्से में है और क्या साइज है उसका। एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टरीज कैन बी लोकेटेड। अब स्ट्रक्टरीज वर्ड यूज किया, ऑब्स्ट्रक्टरीज होता है, वैसे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शंस कोई भी हैं तो वो लोकेट की जा सकती हैं। अल्ट्रासाउंड बताया कि हेल्पफुल है इन सम मेडिकल प्रोसेसेस। मेडिकल प्रोसेसेस मसलन टू ब्रेक किडनी स्टोन्स बाय अल्ट्रासाउंड। किडनी के अंदर जो स्टोन्स वगैरह हैं, पथरियां वगैरह हैं, तो हम उनको ब्रेक कर सकते हैं। यूज इन बायोप्सी, बायोप्सी में अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। बायोप्सी में बेटे ये होता है कि हम पेशेंट का जो है वो जो भी डिजीज पार्ट होता है, अफेक्टेड पार्ट होता है, उसमें से हम थोड़े से टिश्यूज लेते हैं। उन टिश्यूज को लेकर हम ये देख सकते हैं कि किस हद तक जो है वो बीमारी का इफेक्ट है, बीमारी किस हद तक बढ़ चुकी है, तो ये हमें मालूम हो जाता है उससे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम लंग्स एंड एब्डोमेन इन डिफरेंट डिजीजेस। कि लंग्स के अंदर, एब्डोमेन के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से पानी भर जाता है तो उस पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोनार सिस्टम, सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार सिस्टम जो हैं ये शिप्स के ऊपर फिट होते हैं और सब मरीन्स के ऊपर फिट किए गए होते हैं। ये अल्ट्रासाउंड्स को यूज करते हैं कोई हिडन सीक्रेट्स अंडर वाटर फाइंड करने के लिए। जेर आप जो है पानी के नीचे गहराई में कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं, उनको मालूम किया जा सकता है। क्योंकि उनसे जब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी डेप्थ में कोई ऑब्जेक्ट है, उसका क्या साइज वगैरह है। ये उन्होंने साथ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया कि अगर कोई डर्टी ऑब्जेक्ट है उसको डिप किया जाता है वाटर में और अल्ट्रासाउंड स्विच ऑन कर दिया जाए तो डर्ट उसकी सेपरेट हो जाती है ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की वजह से। डर्ट जो है, डर्ट पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होगी तो ऑब्जेक्ट से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये टेस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की मैयर करता है। ठीक है, इससे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मैयर किया जाता है। तो सर ब्रेन का मैंने पहले ईसीजी आ रहा है, तो ईसीजी जो है ये हार्ट की है। ईसीजी के अंदर हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखेंगे और इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी जो है ये बेटे ब्रेन की होती है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपस में इनको कंफ्यूज नहीं करना। ईजी जो है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, इसमें हम ब्रेन की स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करती है। ये टेस्ट हुआ जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं। तो हार्ट बीट जो है ये बीट करता है पिकुलियर वे में, यानी हार्ट बीट जो है 72 टाइम्स पर मिनट, ये एक नॉर्मल हार्ट बीट है, रेट ऑफ हार्ट बीट है। ताकि ब्लड जो है, हार्ट बीटिंग क्यों होती है, ताकि ब्लड जो है वो थ्रू आउट द बॉडी पंप होता रहे। अभी जो ईसीजी टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाला जो टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि हार्ट बीटिंग से प्रोड्यूस होती हैं, हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो पेपर की स्ट्रिप के ऊपर अपीयर होती हैं। आपने ईसीजी अगर देखी हो तो पेपर स्ट्रिप के ऊपर ये अपीयर होती हैं हार्ट बीटिंग जो है।
ये अपीयर होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इसकी हार्ट बीटिंग की वजह से जो प्रोड्यूस होती हैं, तो ये पेपर स्ट्रिप के ऊपर देखी जा सकती हैं। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो जो पेपर के ऊपर डायग्राम बनती है ना इसकी, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो बताया कि चूंकि कोई भी जो हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज कोई भी हो, तो वो हार्ट बीट को अफेक्ट करती है। तो लाजिम बात है कि ईसीजी के अंदर चेंजेस आएंगी, तो कोई भी जो प्रॉब्लम है हार्ट बीट की रेगुलरिटी में, तो वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। वो ईसीजी के ऊपर आएगा, डायग्राम के ऊपर आ जाएगा, तो इससे पता चल सकेगा कि हार्ट अफेक्ट हो रहा है। बताया कि इफ वन फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर किसी बंदे को ब्रीदिंग में, सांस में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, डिस्पनियर, डिस्पनियर ये वर्ड क्या लिखा है, डिस्पनियर। डिस्पनियर किसको कहते हैं, सांस में तंगी, सांस में दुश्वारी, डिस्पनियर। या चेस्ट पेन हो, जिसको कहते हैं एंजाइना, एंजाइना या चेस्ट पेन होती है, सीने में जो है वो दर्द हो। आगे होता है फीबल और फॉस पॉल्पिटेशन। पॉल्पिटेशन क्या, धड़कन, दिल की धड़कन जो है, फीबल कमजोर हो, कम हो, या फॉस तेज हो, ठीक है, तेज हो या कम हो। हार्ट बीट बिकम्स अब नॉर्मल। तो इस सूरत में क्या होता है कि हार्ट बीट जो है वो अब नॉर्मल हो जाती है, यानी वो नॉर्मल जो 72 वाला स्टेटस है उसमें नहीं रहती। देन इट इज बेटर टू हैव एन ईसीजी इन दैट स्टेट। इस स्टेट में बताया कि आपको ईसीजी करनी चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डेवलप करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि हार्ट किस हद तक अफेक्ट हो रहा है। इसी वजह बताया कि ईसीजी जो है not only helps to discover the heart disease, it also informs how well the patient is responding to the treatment. आप पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बार बार ईसीजी आकर आप देख सकते हैं कि बिफोर स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है हार्ट की कंडीशन क्या थी, और अब ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है वो चेंजेस क्या आ रही हैं, बेहतरी कितनी आ रही है, तो ये आप मॉनिटर कर सकते हैं, दवाई का इफेक्ट जो है उसको चेक कर सकते हैं। बताया कि अगर ईसीजी रिकॉर्डिंग जो है टेकन एट रेस्ट, ये नॉर्मल हो, ठीक है, रेस्ट में अगर ईसीजी की गई और ये नॉर्मल है, और जो पेशेंट है, पेशेंट इज फीलिंग सफोकेशन या प्रेशर फील कर रहा है चेस्ट के ऊपर, तो फिर ईसीजी रिकॉर्डिंग जो है उसको आप करेंगे जब वो एक्सरसाइज कर रहा हो, यानी पेशेंट को एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे और एक्सरसाइजिंग के दौरान जो है उसकी ईसीजी की जाएगी। इससे आपको प्रॉब्लम का पता चल सकता है। अब इस ईसीजी प्रूफ से, इस ईसीजी से प्रूफ कौन सा मिलेगा प्रॉब्लम का, कहाँ पे, इन कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरीज बेटे वो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज होती है ब्लड वेसल्स, कॉर्नरी आर्टरीज उनको कहते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। उनके अंदर कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, तो कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका आपको पता चल सकता है। बताया कि उसको हम यूज कर सकते हैं टू असेस दैट द पेशेंट इज अंडर हार्ट अटैक और एविडेंस ऑफ प्रीवियस हार्ट अटैक। इसी चीज से हमें ये पता चल सकता है कि पेशेंट जो है क्या उसको खुदा ना खास्ता को हार्ट अटैक का तो नहीं मसला होने वाला, या पहले से उसको हार्ट अटैक हुआ हो, तो उसका भी पता चल सकता है कि पहले इसको हार्ट अटैक हुआ या नहीं। ईसीजी के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। वाइल एक्सरसाइजिंग बताया कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बी केयरफुल के एहतियात क्या करनी चाहिए कि जब आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट का ईसीजी का टेस्ट कर रहे हैं और बंदे को एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई हुई है, और एक्सरसाइजिंग के दौरान अगर वो कंप्लेंट करता है इसकी चेस्ट पेन की, या कोई चेंज आती है ईसीजी के अंदर, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होता है, इस तरह की जब भी कोई चेंजेस आए तो टेस्ट को फौरन डिसकंटिन्यू कर दें। ठीक है, जो ईसीजी का टेस्ट कर रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू कर लें, क्योंकि प्रॉब्लम तो डायग्नोज हो गया, उसको आप प्रोलॉन्ग ना करें। नेक्स्ट बेटे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, जैसा मैंने बताया कि ये ईईजी जो है ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की स्टडी है। मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, इट इज कॉल्ड ब्रेन वेव्स, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन कॉल्ड ब्रेन वेव्स। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ब्रेन वेव्स का नाम दिया। फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ द हेड, यानी बाहर से, ऊपर से ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, ये ईईजी कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी।
अब ईजी लेने के लिए क्या किया जाता है, 16 इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, 16 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो यूज होते हैं। दे आर सेट ऑन डिफरेंट प्लेसेस, और तकरीबन 10 से 30 मिनट्स तक ये 16 इलेक्ट्रोड हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे रखे जाते हैं हेड के ऊपर, और जो इंफॉर्मेशन हैं वो कलेक्ट की जाती हैं अबाउट ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव्स मीन ब्रेन की एक्टिविटी जो है, ब्रेन की एक्टिविटी उसको नोट किया जाता है। अब इसके यूजेस देखें कि ईसीजी हम ईजी हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। पहली बात कि टू डायग्नोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। ये एपिलेप्सी वर्ड है, यहाँ पे देखें स्पेलिंग की मिस्टेक है, ओ नहीं होना ई आना है यहाँ पे, एपिलेप्सी। ये स्पेलिंग ऐसा जो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं ताकि आपको पता चल सके कि बुक में भी मिस्टेक्स हैं, आप सही कर सकें। तो बेटे इसके स्पेलिंग क्या करनी है आपने, एपिलेप्सी करने हैं, LEPSY, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी किसको कहते हैं, ये मिर्गी की बीमारी होती है, मिर्गी के मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, झटके से लगना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, तो ये ब्रेन का डिसऑर्डर है, इसको मिर्गी कहते हैं। एंड टू इंक्वायर अबाउट द बिगिनिंग ऑफ दिस डिसीज इनटू द ब्रेन, कि ये मालूम करने के लिए कि ये बीमारी दिमाग में कब शुरू हुई। नंबर 2, टू डायग्नोज डिफरेंट ब्रेन डिजीजेस, दिमाग की और मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं उनकी तशखीस करने के लिए, जैसे डिमेंशिया। डिमेंशिया ये मेंटल डिसऑर्डर, जिसको आप वर्किंग दिमाग की जो इफेक्ट होती है, इसको निस्यान भी कह सकते हैं। डिमेंशिया जो है निस्यान, बोलने की आदत जो है, याददाश्त इफेक्ट होती है। उसके बाद एंसेफलाइटिस। एंसेफलाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन होती है, सोजिश है, दिमाग की सोजिश है, एंसेफलाइटिस, सोजिश। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया इसको बोले, एस की जगह ए यूज करेंगे आप, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल का कम हो जाना। नेक्स्ट, टू नो इफेक्ट ऑन ब्रेन, ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, जिसको कहते हैं हिपैटिक एंसेफलोपैथी। अब यहाँ पे देखें स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है, ये ड्यू टू लिवर प्रॉब्लम जो है, लिवर की खराबी की वजह से ये ब्रेन इफेक्ट होता है। हिपैटिक एंसेफलोपैथी, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, HEPATIC, हिपैटिक, HEPATIC, हिपैटिक, और एंसेफलोपैथी, एंसेफलोपैथी, PATHY, एंसेफलोपैथी किस वजह से होती है, लिवर प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रेन डेथ एंड कोमा कंडीशन। ब्रेन डेथ, ब्रेन के टिश्यूज का डैमेज हो जाना, ब्रेन का काम ना करना, या कोमा की जो कंडीशंस हैं उसको उसकी वजह से। तो ये स्पेलिंग से बेटे ख्याल रखना है। मैंने आपको बताया कि हिपैटिक एंसेफलोपैथी, एंसेफलो की स्पेलिंग देख लें, ENCEPHALO, यहाँ ई की जगह पे क्या है ना, ए आना है, ALO, आगे है पैथी, जी की जगह पी आना है, PATHY, एंसेफलोपैथी, ये वर्ड इसके स्पेलिंग से। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो आज का लेसन है इसको हम यहीं तक रखते हैं, तो कल हम जो है वो आगे चलेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वगैरह, ये बाकी चीज़ें जो हैं वो हम फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।